नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो आपकी अणिका पुस्तक है उसी का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य रक्षा के आधार। भाई, हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए और हमें कितना मेहनत परिश्रम करना चाहिए जिससे अपना शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि प्रश्नों के उत्तर भी हम आसानी से दे पाएँ। तो भाई, मनुष्य जीवन की अन्य समस्याओं के साथ साथ आरोग्य की समस्या निरंतर उलझती जा रही है। आरोग्य यानी कि ना, स्वास्थ्य जो है ना, उसकी समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक और बुद्धिवाद, विज्ञान, अर्थोपार्जन और सुख सुविधाओं के अनेकानेक नए स्रोत खुलते जा रहे हैं, वहीं यह संकट भी अधिकाधिक गहराता जा रहा है। यानी देखो, विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, उन्नति करती जा रही है, बौद्धिक विकास मनुष्य का खूब हो रहा है और मनुष्य है ना, पैसा भी बहुत कमा रहा है, सुख सुविधाएं उसकी बढ़ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है। तो ये संकट है वो हमारे सामने दिन प्रतिदिन है ना गहराता जा रहा है भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अस्पतालों और डॉक्टरों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लगता है कि कुछ साल पश्चात चाय घरों की तरह स्वास्थ्य सुधार केंद्रों के समान जो है ना, बोर्ड भी हर जगह टंगे हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से चाय की दुकान के दिखाई देते हैं ना भाई, उस समय कुछ दिन में इतने हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, अस्पताल हो जाएंगे। कारण है कि जनसाधारण का स्वास्थ्य बुरी तरह से लड़खड़ाने लगा है। ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर कठिनाई से मिलेंगे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे सही अर्थों में स्वस्थ हैं। हर व्यक्ति को छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है। हर किसी को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट लगा रहता है। लेकिन ये सारी बीमारियां कहाँ से पैदा होती हैं? देखिए, यहाँ लेखक ने बताया है कि अपच की जो शिकायत है हर व्यक्ति में पाई जाती है। पेट साफ न रहने, भूख खुलकर न लगने की कठिनाई बताते हुए अधिकांश लोग पाए जाते हैं। थोड़ा श्रम करने पर भी थकान आ घेरती है। शरीर के साथ मस्तिष्क भी जवाब देता हुआ दिखाई देता है। जीवन शक्ति की कमी से ऋतु प्रभाव में कुछ न कुछ उपद्रव खड़े होते रहते हैं। जुकाम, सिर भारी, नींद की कमी जैसी शिकायतें ही बढ़ करके बड़े विग्रह का रूप धारण कर लेती हैं। यानी पहले छोटी छोटी बीमारियां होती हैं और फिर वो बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में बदल जाती हैं। मंद रोग भी जीर्ण और कठिन रोग बनता जा रहा है। शारीरिक रोगों के अतिरिक्त मानसिक रोगों का अपना अलग क्षेत्र है। पूर्ण तथा पागल तो कम ही लोग देखे गए हैं, पर अधपगले उसी तेजी से बढ़ रहे हैं जिस अनुपात से शारीरिक रुग्णता और दुर्बलता से ग्रस्त हैं। प्रसन्न मंदबुद्धि का दूरदर्शी होने का उतना नहीं है जितना मूर्खों की बढ़ोतरी का। चिंता, आशंका, संदेह, अविश्वास, आवेश, भय आदि मनोरोगों के कारण अनेक व्यक्ति ऐसी स्थिति में रहते हैं उनका संतुलन प्राय डगमगाता सा ही रहता है। वे जो सोचते हैं वही करते हैं, वह अनुपयुक्त ही होता है, अनुप्रयुक्त ही होता है। इसका दोहरा कुप्रभाव पड़ता है। एक तो लोक जीवन में सामंजस्य न हो पाने से झगड़े फसाद खड़े हो जाते हैं। दूसरे, व्यवसाय तथा उत्तरदायित्व को संभालने में स्थिति विपरीतता की ओर बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि समझदार होते हुए भी नासमझों जैसा सोचने और अनुभवहीनों की तरह आचरण करने लगते हैं। इस स्थिति में संबंध बिगड़ते हैं। जो कार्य आसानी से सध सकते हैं उनके मार्ग में पर्वत जैसे अवरोध खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि बीमारियों से ग्रस्त होने के पश्चात जो है ना, आदमी की सोचन शक्ति वो कम हो जाती है और बात बात पर वो झगड़ा करने लग जाता है। सही निर्णय लेते हुए भी वह गलत निर्णय लेने लग जाता है।
मनोविकारों से शरीर तंत्र बुरी तरह से बिगड़ने लगता है। समझा तो यह जाता है कि बीमारी के कारण चिड़चिड़ापन जैसे व्यथाएं उभर पड़ती हैं, पर सच बात इससे उल्टी है। होता यह है कि शरीर का संचालन करने का वाला मस्तिष्क जब गड़बड़ाने लगता है तो उसका प्रभाव शारीरिक रुग्णता के रूप में हाथों हाथ दिखने लगता है। भय से धड़कन बढ़ जाती है, त्रुटि से आंखें लाल हो जाती हैं, शोर संवाद सुनते ही भूख गायब हो जाती है, चिंता से नींद उड़ जाती है और भी अनेकों अनेक रोग हैं वो हो जाते हैं जो मनोविकारों के कारण उपजते हैं और देखते देखते नगण्य से बढ़ करके विशालकाय बन जाते हैं। यानी पहली जो बीमारियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, नगण्य नकारा होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सारी बीमारियां हैं हमें इस कदर पकड़ लेती हैं कि बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं। शरीरगत आरोग्य को सही रूप में प्रकट करने वाले दो तथ्य प्रधान हैं। इनमें से एक है आहार और दूसरा है व्यवहार, अर्थात श्रम। पोषण के लिए आहार की आवश्यकता है और उसे पचाने के लिए परिश्रम की। पोषक आहार के संबंध में चल रही यह धारणा अपूर्ण है कि स्वादिष्ट और बहुमूल्य भोजन बलवर्धक होते हैं। भाई कहते हैं ना भाई, जो भोजन स्वादिष्ट लगता है वो बल को बढ़ाता है, लेकिन ये धारणा है ना धीरे धीरे बदलती जा रही है। इनमें से जो है ना भाई, यह धारणा अपूर्ण है कि स्वादिष्ट और बहुमूल्य भोजन बलवर्धक होते हैं अथवा टॉनिकों के बल पर बलिष्ठता संचय की जा सकती है। तले भुने अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन अपनी मौलिक विशेषता को गंवा बैठते हैं। जैसे हम तला हुआ भोजन खाते हैं ना भाई, जैसे चाउमीन है, टिक्की, बर्गर जो है, तले हुए में जितने फूड आते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को गिराते हैं। तो ये पाचन में गरिष्ठ होते हैं, यानी सख्त होते हैं। स्वाद में ये अधिक मात्रा में खा लिए जाते हैं। ऐसी दशा में ये पोषण के स्थान पर शोषण का काम करने लग जाते हैं। यानी शोषण इस तरह से, जैसे हम खा लेते हैं ना भाई, खाने से बीमारियां होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो हमें पैसा देना पड़ता है, तो वहाँ हमारा पोषण नहीं शोषण होने लगता है। आगे कहता है कि अपच सड़ना उत्पन्न करता है, यानी सड़ना या सड़न उत्पन्न करता है, और सड़ा हुआ आहार विष बन करके और रक्त के साथ हमारे शरीर में फैल जाता है। अनेक रोगों की शुरुआत इसी प्रकार होती है। आहार सुपाच्य होना चाहिए, उसमें चिकनाई, मसालों और शक्कर की मात्रा कम से कम रहे, क्योंकि ये सब पचने योग्य स्थिति में उचित अनुपात में अन्न, शाक, फल, दूध आदि से ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। उबालने से ही काम चला लिया जाए। आग के संपर्क में उसे अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए भाई, अधिक देर तक न रखना अच्छा नहीं है। बिना पकाए खाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा अधिक रहे। कितने ही साग और फल बिना पकाए खाए जा सकते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, जो शलजम है, शकरकंद है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हम कच्चे भी उनको चबा के खा सकते हैं, जो हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को है ना अच्छा बनाए रखती हैं, बलिष्ठ बनाए रखती हैं। विकासशील देशों में खाद्य संकट की समस्या सदैव बनी रहती है। जैसे हमारा देश जो है ना विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो खाद्य जो है संकट बना ही रहता है। यदि सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का क्रम चल पड़े तो इसमें इतना खास खाद्य पदार्थ भी बच सकता है, जिससे न केवल निर्धन वर्ग के लिए वरन पिछड़े क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री बचाई जा सकती है। पेट जैसी 24 घंटे काम में जुटे रहने वाले स्वयं भक्त के ऊपर उतनी उदारता दिखाई जाए, वह
सबकी भांति सप्ताह में 1 दिन का अवकाश लेकर के पिछले कामों को निपटा सकते हैं। यानी भाई जिस तरह से हम संडे को है ना अपना पीछे का छूटा हुआ सारा कार्य कर लेते हैं ना, तो उसी प्रकार यदि भाई हम 1 दिन पेट को अवकाश दे दें तो पेट भी अपना पीछे का जो है ना सारा जो है ना पूर्ति कर सकता है। इससे वह आगे के लिए नई शक्ति अर्जित करके नए उत्साह के साथ अगले सप्ताह ठीक तरह से ड्यूटी देने के लिए कटिबद्ध हो सकेगा। व्यक्तिगत रूप से वो वह यह स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला है और इससे अधिक इसे आर्थिक बचत भी होती है। धर्म क्षेत्रों में तो व्रत उपवासों को पुण्य कार्य बताया गया है। इस पर ही विद्या को अपनाने से कई प्रकार के उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। यानी हम व्रत को अपना लेना भाई तो हमारे बहुत से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। बीमारियां उन पर सवार होती हैं जिनका पेट आवश्यकता से अधिक भरा हुआ रहता है। खाली पेट देख करके रोग को कोई भी दूसरा बहाना ढूंढना पड़ता है। जो स्वयं ही अपने भोजन में बचत करता है वह भला बीमारियों को क्यों आने फटकने देगा। यह सोच करके आ चुके या आने वाले रोग आहार संयम बरतने वाले के पास से जरूर वापस लौट जाते हैं। यानी जो व्यक्ति भाई अपना खाना है ना संतुष्टि पूर्वक खाता है, जो गरिष्ठ भोजन नहीं खाता है ना, तो बीमारियां उसके पास नहीं आती हैं। दूसरा स्वास्थ्य संरक्षक तथ्य है श्रम। शारीरिक श्रम से ही वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पचाने से लेकर के रक्त संचार की अनेकानेक मध्यवर्ती क्रियाओं को सुसंचालित रखने में काम आती है। भाई जो लोग शारीरिक श्रम के लिए तत्परता नहीं बरतते हैं उनके सभी अंग अपनी क्रियाशीलता खो बैठते हैं। इस कारण जीवन शक्ति घट जाती है। वे न तो देर तक काम कर सकते हैं और नए ऋतु के प्रभाव में आत्मरक्षा कर सकते हैं। यानी जब सर्दी आती है सर्दी को नहीं झेल सकते हैं, गर्मी आती है गर्मी को नहीं झेल सकते हैं और आक्रमण करने वाले रोगों से जूझ कर उन्हें खदेड़ भी सकते हैं यदि जो सुपाच्य भोजन खाने वाले लोग हैं। काम आते रहने वाले औजार की तुलना में कूड़े में पड़ी हुई जल्दी वस्तुएं जल्दी सड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए कैंची जो हमारे घरों में होती है, इसको आप रेत में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, तो कुछ दिन बाद जो है ना ये खराब हो जाएगी, काटना छोड़ देगी। तो कहने का भाव ये है कि जो चीज़ें काम नहीं आती हैं जल्दी खराब हो जाती हैं, तो हम अपने हाथों से पैरों से काम लेते रहें, शारीरिक मेहनत भी करते रहें। यह बात शारीरिक अंग अवयवों पर भी लागू होती है। भाई शरीर को बलिष्ठता और सक्रिय बनाए रखने का एकमात्र उपचार यह है कि शरीर को श्रम संलग्न रखा जाए, यानी शरीर से परिश्रम किया जाए। सृष्टि के सभी प्राणी आहार की खोज में इधर उधर भागते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और पूंजी के बल पर ही गुजारा कर लेता है, परंतु आराम तलबी में श्रम से बचाव करके उल्टे शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लाभ से वंचित ही रहना पड़ता है। यानी अपनी बुद्धि के विकास से पैसा तो बहुत कमा लेता है लेकिन आराम तलब हो जाता है, परिश्रम करना छोड़ देता है, तो उसका बुद्धि का बौद्धिक जो विकास है वो भी रुक जाता है और उसकी सुदृढ़ता है वो भी समाप्त हो जाती है। यदि आहार का संयम बरता जाए और श्रम से जी न चुराया जाए तो समझना चाहिए कि रुग्ण होने की समस्या पर अधिकांश रूप में काबू पा लिया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य, स्वच्छता, नियमितता जैसे थोड़े से ही नियम और बचे रहते हैं जिनके पालन से रोग मुक्त दीर्घ जीवन की उपलब्धि भली प्रकार हो सकती है, प्राप्त की जा सकती है। शरीरगत नियमों के परिपालन से भी अधिक महत्वपूर्ण है मन मस्तिष्क को संतुलित बनाए रखना। उन्हें आवेशों उद्वेगों से बचाए रहने पर किसी बात पर गहराई से विचार करना, कठिनाई से बचाव का हल खोज निकालना और प्रगति की सुव्यवस्था बना सकना संभव होता है। जिनका मानसिक मस्तिष्क उद्विग्न है, बेचैन है, आतुर है, वे उतावली में प्राय कुछ ऐसा सोच बैठते हैं
और कह गुजरते हैं, जिसके लिए पीछे पछताना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, या बने काम बिगड़ जाते हैं। आतुर उतावले आवेश चंद्र व्यक्ति ही ऐसे काम करते हैं जिनमें स्वयं का और अन्याय अहित होता है। अनन्य खुद का भी बुरा करते हैं और दूसरे लोगों का भी बुरा कर डालते हैं। भाई, दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना नैतिक दृष्टि से ही नहीं, मानसिक सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है। मानसिक उत्तेजना 1 घंटे में ही शरीर पर इतना बुरा प्रभाव डालती है जितना कि 1 दिन के बुखार का भी नहीं होता है। मानसिक उभार 2 प्रकार से होते हैं, एक उत्तेजनापूर्ण, दूसरे गए गुजरे स्तर के हीन भाव। कुछ लोग आवेशग्रस्त पाए जाते हैं, कुछ को दीनता हीनता खाई जाती है। ये दोनों ही स्थितियां रक्त प्रवाह को अपने अपने ढंग से हानि पहुंचाती हैं। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि इस असंतुलन का प्रभाव शरीर के सभी छोटे बड़े घटकों पर अवांछनीय ही पड़ता है। बीमारियां जितनी विषाणुओं के आक्रमण से होती हैं, जिसकी अपेक्षा मानसिक असंतुलन कहीं अधिक हानिकारक होता है। बीमारियों के कारणों को उपचार द्वारा हटाया जा सकता है, पर मन क्षेत्र में यदि दुर्भाव विचारों की उलझन चल रही है तो उनकी रोकथाम कैसे हो। यानी बीमारियां होने के कारण हम दूसरों के प्रति है ना बुरा बुरा है ना सोचने लग जाते हैं। तो बीमारियों को तो हम दवाई से हटा सकते हैं, लेकिन जब हमारी धारणा किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति है ना गलत बन जाती है तो उसको हटाना बड़ा कठिन काम होता है। भाई, प्रसन्नचित्त मनुष्यों का स्वास्थ्य प्राय सुविकसित रहता देखा जाता है। इसके विपरीत ईर्ष्यालु, दोषी, क्रोधी, अकर्मण्य प्रकृति के लोग अपनी खोदी हुई खाई में स्वयं ही गिर जाते हैं और करारी चोट खाने जैसा दुष्परिणाम भुगतते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आरोग्य कामी को ध्यान रखना चाहिए कि आहार, संयम, श्रम, साधना और मानसिक संतुलन में ये तीनों ही सुदृढ़ स्वास्थ्य की आधारशिला हैं। तो भाई, अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें भोजन है वो सुपाच्य ही करना चाहिए, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में करना चाहिए और अपने शरीर को है ना परिश्रम में लगाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये हमने आपका पाठ पढ़ा। आने वाले समय में मैं आपको इसका अभ्यास भी दूंगा, इसके प्रश्नों को भी मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए निरंतर आप मेरे साथ, जयपाल शास्त्री के साथ, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।